एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको एक बार फिर से मॉडल सेट का प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जिसमें आज आपको हम हिंदी का प्रैक्टिस कराएंगे। हिंदी के मॉडल सेट में जिस प्रकार से बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, सेम उसी पैटर्न पर यह मॉडल सेट आधारित है। जिस बुक के बारे में हम आपको बताए थे मॉडल सेट वाले में कि 5-5 सेट इसमें दिया गया है, उसमें से हम आपको 2-2 सेट करवा चुके थे और बाकी जो 3-3 सेट बचे हुए हैं हर एक सब्जेक्ट का हम आपको अब लगातार कराते चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग हिंदी के मॉडल सेट को देखेंगे, जिसमें कुल 100 क्वेश्चन दिया गया है। 100 में से 50 क्वेश्चन हम लोग इस वाले वीडियो में देख लेंगे और इसके पार्ट 2 में हम लोग 50 वीडियो देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के 2 वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में आप मेरे साथ साथ बताते चलिएगा। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही आराम से बारीकी से आप लोग सोच समझ करके नीचे कमेंट में जवाब देते चलिएगा। हड़बड़ाहट में आपको जवाब नहीं देना है, नहीं तो आपसे गलती हो सकता है। चलिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, इसलिए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। हम आपको बताए हैं कि भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे सिर्फ महसूस किया जा सके। तो आज तक कोई बुढ़ापे को हाथ से छू सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है, देख सकता है कि आदमी बूढ़ा हो गया, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा होता है। ऐसे हम संज्ञा पर पूरा एक वीडियो ही बना दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं? बताइए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं। विशेषण के 4 भेद। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में जो क्या शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है? बताइए, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में जो क्या शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है? तो आपने क्या खाया है, या किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जैसे ही प्रश्न पूछा जाए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है, इसलिए कौन सा आंसर सही होगा? तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सारे क्वेश्चन हम आपको बहुत ही समझा करके बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही बारीकी से बताएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भविष्यत काल के कुल 3 प्रकार होते हैं। चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भविष्यत काल के कुल 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर अंग्रेजी में हम लोग चलेंगे तो अंग्रेजी में 4 प्रकार होता है। आप लोग जानते होंगे, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हिंदी में भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बस जानकारी के लिए सिर्फ आप आपको बता दिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दध्योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, दध्योदन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दध्योदन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दध्योदन का संधि विच्छेद दधी जोड़ ओदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दधी जोड़ ओदन। तो दधी जोड़ ओदन बी नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दध्योदन का संधि विच्छेद। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? पहले यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद 2018 में। तो बताइए, राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? बताइए, छठा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको हम बताए थे कि कारक के सारे चिन्ह आप लोग याद कर लीजिएगा, हम आपको बोले हैं। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पेपर और संबोधन हे हो अरे अजी होता है। चलिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो इस वाक्य में संप्रदान कारक की विभक्ति है। किस कारक की? संप्रदान कारक की। 2018 का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? 2018 में यह वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए, लौह पुरुष में कौन सा समास है? द्वंद्व है कि नई समास है कि कर्मधारय है कि दिग्गु है? सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लौह पुरुष में कर्मधारय समास होता है। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, लौह पुरुष में कर्मधारय समास होता है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय से भी हम आपको बोले हैं कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, निर्जन में निर उपसर्ग होता है। निर्जन में क्या होता है? निर उपसर्ग। तो यहाँ पर बी और डी दोनों में निर दिया हुआ है, तो दोनों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा,
निर्जन में नी उपसर्ग, र में हलंत लगा हुआ होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज के ऊपर जो आधा र पड़ता है उसके चलते नीचे हलंत लग जाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? सोनित, सोनित शुद्ध रूप से कैसे लिखाता है बताइए, 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो तलाबी सा होता है, पहले सबसे पहला चीज में तलाबी सा होता है, तो तलाबी सा तो सभी में है। तो सो होता है अट्टावर्गी न को हर्षिकार से उड़ाना रहता है, तो देखिए यहाँ अट्टावर्गी न को हर्षिकार से सी नंबर में उड़ाया हुआ है, इसलिए 9वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन है? तो सोनित इस प्रकार से होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? बताइए, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो एक किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ए अ में परिवर्तित हो जाता है, तो अ इसका मतलब कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 10वां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, यदि एक के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो ए अ में परिवर्तित होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो 4 वाक्य दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम कराया, तो बिल्कुल गलत है। प्यास से होठ सूख रहा था, यह भी गलत है। मेरा बात सुनो, यह भी गलत है। इसका मतलब कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में कौन शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे तो बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुहावरा है। हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ होता है चोरी करना। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हाथ धोना लिख दीजिएगा, सफाई करना, गंदगी फैलाना, ऐसा बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाथ साफ करना मतलब चोरी करना। अब चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध शब्द का पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। हितैषी का शुद्ध रूप आपको लिखना है, तो बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हितैषी शुद्ध रूप से सी नंबर में सही लिखा हुआ है। यहाँ पर हितैषी इस प्रकार से लिखा था, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, तो 13 का सी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, हम आपको बहुत बार रिपीट करवाए हैं। तो बताइए अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंतिम में इम प्रत्यय होता है। 14 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अंतिम में इम प्रत्यय लगता है। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी, जब हम लोग अष्टाध्यायी बोल रहे हैं तो यहाँ पर संख्यावाची का बोध हो रहा है। अष्ट अध्यायी मतलब कि 8 अध्याय। तो जैसे ही हम आपको बताएं कि संख्यावाची का बोध हो तो वह दिग्गु समास के अंतर्गत में आता है, यानी कि 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का, पहले नंबर चैप्टर से सवाल है श्रम और जाति प्रथा वाला से, कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण क्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है? बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है पेड़ का कमरा। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। पेड़ का कमरा किनके द्वारा लिखा गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? 18 नंबर क्वेश्चन बताइए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपके बुक में जो चैप्टर पढ़ना है दही वाली मगम्मा, उसका अनुवाद बी आर नारायण ने किया है। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाले मगम्मा कहानी का। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो बताइए कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? 1961 में, 1962, 1963, 1964? बताइए 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनामिका का जन्म हुआ था 1961 ईस्वी में। कवि कवित्री वाले से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अनामिका का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ था। अब 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, घनानंद की भाषा क्या है? मतलब कि घनानंद किस भाषा में अपनी कविता को अधिकांश रूप से लिखते हैं? बताइए 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको हम बताए हैं कि घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, 20 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। घनानंद की कौन सी भाषा है? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बताइए 21 नंबर, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था?
बेटियों के अनुसार, कि खोखा के अनुसार, कि गिरधर के अनुसार, कि मदन के अनुसार। बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही जवाब आपको बिल्कुल बताना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खोखा के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था। खोखा के अनुसार 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। बताइए, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था। हेकल को, कि वारेन हेस्टिंग्स को, कि हकर्स को, कि विलियम जोन्स को। 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कहानी में कि वारेन हेस्टिंग को मिला था सोने से भरा हुआ घड़ा। ठीक है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अब 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। बताइए, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। कन्नड़, की तमिल, की उड़िया, की गुजराती। बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ढहते विश्वास उड़िया भाषा से अनुदित है। ठीक है, 23 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ढहते विश्वास कहाँ की कहानी है, कहाँ के बारे में बताया गया है उसमें, तो उड़िया भाषा की है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। यहाँ पर एक पंक्ति लिखा हुआ है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में। बताना है आपको कि यह किस कवि की पंक्ति है। 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में, यह रेनर मारिया रिल्के की पंक्ति है। 24 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। किन की पंक्ति है, तो रेनर मारिया रिल्के की। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। काफी लंबा प्रश्न। बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से हम एक बार प्रश्न को पढ़ दे रहे हैं। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, बनलता सेन। ठीक है, बनलता सेन, यानी कि जीवनानंद दास की बनलता सेन कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। किसको, तो बनलता सेन को श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। बताइए, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा। 26 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय हृदय की शिक्षा से है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। अविन्यो वाले चैप्टर से है। अविन्यो वाले के जो लेखक हैं, जब वो गए थे अविन्यो, जो कि फ्रांस में पड़ता है, तो अविन्यो में वह 19 दिन तक रहे थे और 19 दिन में वह बहुत सारे गद्य की रचना किए थे। तो आपको पूछा जा रहा है कि कितने गद्य को वो लिखे थे, कितने गद्य की रचना वो अविन्यो में किए थे। 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 गद्य की रचना किए थे। कितने गद्य की रचना किए थे 19 दिन में, तो 27 गद्य की। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। बताइए, धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा से अनुदित कहानी है। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी यह राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। ध्यान रखिएगा, 28 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी। ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, पापाती को कौन सा रोग था। बताइए 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। पापाती को कौन सा रोग था। तो हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि पापाती को मेनिंजाइटिस रोग था, यानी कि 29 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। पापाती को कौन सा रोग था, तो पापाती को मेनिंजाइटिस रोग था। आप लोग ध्यान रखिएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बताइए, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठा किसके लिए मिला है, तो दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रदेश की विद्या पढ़ने का परिणाम है कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। प्रदेश की विद्या को पढ़ पढ़ के कहानी में कविता में आप लोग जरूर पढ़े होंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन,
नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित किया गया है? नगर कहानी जो आपके किताब में ही पढ़ना है, तो बताइए कि नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित किया गया है? 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नगर कहानी सुजाता के द्वारा लिखा गया है। जितने सारे भी कहानी और कहानीकार के नाम है, कवि और कवित्री के नाम है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर हाल में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो नगर कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है? तो सुजाता के द्वारा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, सारे प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? बताइए 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पाशवी वृत्ति के। ठीक है, पाशवी वृत्ति के जीवंत उदाहरण है मनुष्य का जो नाखून बढ़ता है, यह पाशवी वृत्ति का जीवंत उदाहरण है लेखक के अनुसार। 33 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1906 में, 1905 में, 1904 में? बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन सही होगा। 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ईस्वी में, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रही रास किसकी रचना है? बताइए, बार बार यदि आप लोग एक ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसे भी वो आपको याद हो जाएगा। और हम जितने सारे भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पहले आपको हम बहुत बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो बताइए रही रास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की है कि गुरु नानक की है कि नानक की है कि घनानंद की है? बताइए 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि रही रास गुरु नानक की रचना है। रही रास गुरु नानक की रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? बताइए लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। ठीक है, क्या नाम था? अच्युत, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम अच्युत था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या में जो कवि हैं वह शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? बताइए एक वृक्ष की हत्या में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? लुटेरों से कि नादिरों से, किनमें से कोई नहीं, कि देश के दुश्मनों से? बताइए 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक वृक्ष की हत्या में जो कवि है वह शहर को नादिरों से बचाने की बात करते हैं। किससे बचाने की बात करते हैं? नादिरों से, यानी कि 37 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा? कहने का मतलब कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने समय से लेकर के कितने समय तक रहे थे? 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि गांधी जी 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक रहे थे, इसलिए 38 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1893 ईस्वी से लेकर के 1914 ईस्वी तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर रहे थे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? बताइए जिस समय पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, उस समय बिरजू महाराज की उम्र क्या था? बताइए 27 वर्ष की, 26 वर्ष की, 25 वर्ष की, 24 वर्ष? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब पंडित बिरजू महाराज 27 वर्ष के थे उसी समय उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, उसी समय उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 39 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? बताइए कवि ने माली मालिन किसे कहा है? 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कवि ने माली और मालिन श्री कृष्ण और राधा जी को बोले हैं, इसलिए 40 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कृष्ण और राधा को कवि ने माली और मालिन से संबोधित किया है। 41 नंबर क्वेश्चन, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? बताइए 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मंगू के अलावा उसकी माँ की और कितनी संतानें थी? तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि मंगू के अलावा उसकी माँ की और 3 संतानें थी। 41 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो 3 संतानें थी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? बताइए अज्ञेय जी जो कवि हैं, लेखक हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1910 की, 1911 की, 1912 की, 1913 ईस्वी में? बताइए 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। 42 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था।
अब 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 क्वेश्चन और शेष बच गया है, आप लोग देख लीजिएगा। दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताइए 43 नंबर क्वेश्चन, दिनकर की किस कृति के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दिनकर को उर्वशी के लिए, ठीक है, जब दिनकर उर्वशी लिखे थे, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी की रचना किए थे, तब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, उर्वशी के लिए ही। 43 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी कि नौबत खाने में इबादत जो है वह निबंध है कि कहानी है कि व्यक्ति चित्र है कि साक्षात्कार है? बताइए 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नौबत खाने में इबादत एक प्रकार का व्यक्ति चित्र है, 44 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नौबत खाने में इबादत क्या है? व्यक्ति चित्र है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? बताइए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। कौन से पीढ़ी के? तो 7वीं पीढ़ी में जन्मे थे पंडित बिरजू महाराज, इसलिए 45 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? बताइए, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवार, यानी कि 1 महीने का खर्च जो होता है उसको माहवारी खर्च बोलते हैं। तो बताइए कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 50 रुपये देने का निर्णय लिया था सीता के बेटों ने। सीता के बेटों ने सीता को माहवारी खर्च के रूप में 50 रुपया देने का निर्णय लिया था, जैसा कि आपके कहानी में दिया हुआ है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? बताइए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 47 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 8वीं सदी से उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था? बताइए, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया गया था बहादुर के ऊपर? तो आपको हम बहुत बार यह क्वेश्चन बताए हैं कि उसके रिश्तेदारों ने, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर के ऊपर 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया था। 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 11 रुपये चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया था। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? बताइए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है भारत माता कविता में भारत का। भारत माता कविता में भारत का यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अब सबसे आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे, 50 नंबर, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? बताइए, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है कि अविच्छिन्न है कि विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा रहा है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों रहा है। 50 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों रहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन को ही देखेंगे, बाकी जो 50 क्वेश्चन इसमें शेष बच गया है इसको हम लोग अगले पार्ट वाले वीडियो में देख लेंगे, अगले वीडियो में देख लेंगे, जो कि हिंदी का अगला वीडियो होगा मॉडल सेट का। तो चलिए, आपका कितना क्वेश्चन का जवाब सही हुआ, इस 50 में से आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही बताए हैं, बिल्कुल ईमानदारी से आप लोग नीचे कमेंट में हमें बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहे। और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, जो लाइव क्लास चलता है, इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे जैसे यहाँ क्लास शुरू होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।